आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। इस समय सभी की चिंता अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ये वायरस जिस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहा है, पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 121 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश। पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रूपाली नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सिद्धार्थ जी, थैंक यू आमंत्रित करने के लिए। और श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत उस विषय से करते हैं जिसे लेकर पूरा विश्व चिंतित है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। इस वेरिएंट के कारण बहुत सारे देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण की जो क्षमता है, यानी आर वैल्यू है, वो 1.93 तक पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया है कि अभी साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम उनको बोलते हैं जिसमें कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो संक्रमण बाकी लोगों तक पहुंचाने की जो क्षमता है वो नॉर्मल कोरोना वायरस के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। जैसा कि आपने R0 की बात की, R0 यही दर्शाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो कितने और लोगों को संक्रमण होगा। जैसे कि आपने कहा 1.9, तो लगभग पुराने कोरोना वायरस में भी 1.93 के अराउंड, 2 से 3 के अराउंड ही R0 था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि इसमें लगभग 50 म्यूटेशन हैं जो कि ओमाइक्रॉन में देखे गए हैं। और इसकी जो आप अगर पहले बात करें, जो लास्ट ईयर भी अक्टूबर के समय जो साउथ अफ्रीका है वहां पे एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया था, बीटा वेरिएंट, बट समहाउ इंडिया तक वो उतना नहीं पहुंचा। मुश्किल से 100 केसेस इंडिया में पाए गए थे बीटा वेरिएंट के। तो इस बार भी हम कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि शायद ये वेरिएंट हमारे कंट्री तक नहीं पहुंचेगा। पर देखिए, हमें ये सावधानी हमेशा बरतनी होगी। वेरिएंट्स आते रहेंगे, वेरिएंट्स जाते रहेंगे, बट जो प्रिकॉशंस हैं वो वही हैं जो हम नॉर्मल वायरस के लिए लेते हैं या किसी वेरिएंट के लिए लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिकॉशंस हैं
कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी म्यूटेशन हो, वो ही सेम रहेंगे। तो हमें इतना ज्यादा उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर रूपाली, डब्ल्यूएचओ ने भी एडवाइजरी जारी की है और ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर अगर हम देखें तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के वेरिएंट पर काबू पाने के लिए कुछ चीजें उन्होंने सजेस्ट की हैं, जैसे निगरानी बढ़ाने के लिए बोला है, जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर जोर दिया है, और साथ में जो वैक्सीनेशन है इसके लिए भी उन्होंने अपनी इस एडवाइजरी में कहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा तो डब्ल्यूएचओ ने भी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार वही प्रिकॉशंस हैं जो हम शुरुआत से बताते आए हैं, जैसे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है, आपको अपना जो नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है, एक नेचुरल जो हेल्थ है आपकी, उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो ये सब नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जो शुरू से हम जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तभी से सभी लोगों को बताते आए हैं। तो प्रिकॉशंस नहीं बदलेंगे, कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो, कितनी भी म्यूटेशन हो, प्रिकॉशंस सिमिलर रहेंगे। तो ये प्रिकॉशंस को हम जारी रखेंगे, उसमें कोई कम्प्लिसेंट बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल किसी को भी मास्क पहनना या हाथ धोना या उन सब जो प्रिकॉशंस 2 साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं वो करने में कुछ परेशानी महसूस हो रही है। आजकल कोई नहीं चाहता कि वो मास्क लगा के घूमे, बट यही गलती हमें दोहरानी नहीं है। कुछ समय के लिए और कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमें ये प्रिकॉशंस अपने जैसे हम पिछले 2 साल से फॉलो करते आ रहे हैं कम से कम और फॉलो करने हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, और अगर हम देखें तो हमारे देश ने भी कोरोना की जंग में बहुत अच्छे से विजय पाई है, काफी लिमिटेड हो गए हैं केसेस, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ही सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में आप वो लोग जिन्होंने कोविड का अभी सेकेंड वैक्सीनेशन जिनका ओवरड्यू है, उनसे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को कम्प्लीटली और फुल्ली वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि केवल एक डोज लगाने से हमें उतनी इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी जो हमें उस इन्फेक्शन से बचा सके। तो ये बहुत जरूरी है, जैसा कि हम शुरू से बताते आए हैं कि सेकेंड डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद ही एक एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपनी सेकेंड डोज को लगवाएं और उसके बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। डेफिनेटली नेक्स्ट 2 to 3 वीक, बट उसके बाद भी हम नहीं जानते कि किस व्यक्ति में कितना इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इसलिए बेहतर है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आप अपने प्रिकॉशंस सोशल वैक्सीन को जारी रखें। जी, और डॉक्टर रूपाली, किसी भी वायरस का म्यूटेट करना या उसका वेरिएंट में चेंज होना उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हम क्या इस म्यूटेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या हमारे बस में होता है? जी देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या हम म्यूटेशन को रोक सकते हैं, ये संभव नहीं है। देखिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सर्वाइवल के लिए किसी भी स्पीशीज को अगर सर्वाइव करना है उसको समय के साथ बदलना जरूरी है। तो इस चीज को हम एज अ डॉक्टर या एज अ साइंटिफिक कमिटी या और एज अ साइंटिफिक सोसाइटी अगर मैं कहूँ तो हम वो चीज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए आज तक बहुत सी वायरल बीमारियों पर हम जीत नहीं हासिल कर पाए हैं, क्योंकि वायरसेस बहुत ज्यादा म्यूटेट होते हैं तो उनको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स से, या बहुत सी अन्य बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं, बट आज तक कोई भी बहुत कारगर एंटीवायरल हमें नहीं मिल पाए हैं। उसका एक कारण यही है कि वायरसेस अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। इस वजह से हम उनके अगेंस्ट हम ज्यादा कोई एजेंट नहीं डेवलप कर पाते हैं। जी, और डॉक्टर रूपाली, जैसा कि मौसम काफी तेजी से बदल रहा है और ऐसे में अगर हम देखें तो प्रदूषण की मात्रा भी वातावरण में बहुत ज्यादा है, एक्यूआई लेवल काफी खराब चल रहा है। तो ऐसे मौसम में हमें किस तरह की, जैसे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या उन्हें मॉर्निंग में वॉक पे जाना चाहिए या किस टाइम जाना चाहिए और क्या सावधानी लेनी चाहिए?
देखिए, जैसा कि आपने अभी पूछा, तो जो सावधानी है वो तो सिमिलर ही रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और जो पॉल्यूशन की जो बात है, देखिए इसका एक जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि जो आपके लंग्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, ऑलरेडी उनमें जो इन्फ्लेमेशन के लिए प्रोन है, जैसे जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है या सीओपीडी, उनके लंग्स में ऑलरेडी एक इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद अगर आप पॉल्यूटेंट से एक्सपोज होंगे तो वो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा। उसकी वजह से आपको अगर कोई और इन्फेक्शन होता है, वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, वो और उसका जो सिवियरिटी है या उससे जो होने वाली जो क्षति है वो ज्यादा होगी। तो ये समझना होगा कि कोई भी अगर हम एडेड अगर कोई इरिटेंट या कोई भी पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट से अगर हम एक्सपोज होते हैं, तो साथ में अगर कोई और इन्फेक्शन होगा तो उससे क्षति ज्यादा पहुंचेगी। तो ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि हमें ऐसे समय में और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। घर से जितना कम से कम हो सके निकलें, जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, ये बहुत जरूरी है। तो लेकिन वो लोग जो मास्क मॉर्निंग वॉक पहनें। के लिए जाते हैं तो उन्हें अभी क्या होल्ड करना चाहिए? नहीं, इस समय बिल्कुल आप मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। इस समय बेस्ट समय जो होता है वॉक के लिए वो होता है मिड डे, जिस टाइम पे धूप की किरणें सबसे तेज हैं। तो वो समय आइडियल समय माना जाता है। ऐसे स्मोक वाले वातावरण के टाइम पे आप अगर वॉक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डे लाइट में आप उस समय पे वॉक करें। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज की इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुकी हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप भी डॉक्टर रूपाली मलिक से सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और आज के हमारे जो पहले कॉलर हैं वो रामकृष्ण जी हैं अलवर से। हेलो रामकृष्ण जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी, बताइए राम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी। मैं जानना ही चाहता हूँ, मैंने दोनों डोज लगवा ली जी, वेरी और गुड। सर जी ये क्या नया नया और आ रहा है, कितना प्रभावी है उस पर ये बताओ हमें। जी डॉक्टर रूपाली, जो नए वेरिएंट्स हैं क्या वो उनके लिए वैक्सीन कारगर है, कितनी प्रभावी होगी? हाँ जी, देखिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जान पाना कि ये वैक्सीन वेरिएंट के अगेंस्ट काम करती है कि नहीं, उसके लिए कुछ समय लगता है। जब तक वो वेरिएंट उतना प्रिवेलेंट नहीं हो जाता, उसके कम से कम कुछ समय बाद ही आप इस बात को समझ पाएंगे कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन कारगर है या नहीं है। तो इस चीज का जवाब इस समय पे देना मुश्किल होगा। और हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी वैक्सीन किसी भी इन्फेक्शन या स्ट्रेन के अगेंस्ट 100% कारगर नहीं होती है, बट अगर वो 50, 60, 70% भी कारगर है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप उस चीज पे ना जाएं कि वैक्सीन कितनी एफिकेसियस है, कितना काम करती है। उसका एक और फायदा ये भी होता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में वो आपको मदद करती है। तो अगर आप 50-60% भी प्रोटेक्टेड हैं तो आप उस हर्ड इम्यूनिटी को बनाने में आप एक हेल्पफुल होंगे, और ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको आप जरूर रोकेंगे। तो आप वैक्सीन जरूर लें, उस चीज को डाउट ना करें। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा हर्ड इम्यूनिटी, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वो जानना चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कब मानी जाती है और क्या होती है। हेलो, हाँ जी, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर एक समय पे एक कम्युनिटी के अंदर 60 से 70 से 80% तक लोग अगर एक समय पे इम्यूनाइज्ड हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन को होने नहीं देंगे अपने को, तो उस समय क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अगर बीच में अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन आएगी तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता रहेगा। बट अगर मुझसे जो कांटेक्ट में अगर 4 लोग आते हैं, वो चारों के चारों इम्यूनाइज्ड हैं, तो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा। अगर मेरे कांटेक्ट में आने वाले 4 लोगों में से 3 लोग ससेप्टेबल हैं, तो इन्फेक्शन तेजी से आगे फैलेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी इस तरह से मदद करती है कि अगर ज्यादातर लोग एक कम्युनिटी में एक समय पे अगर इम्यून है तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा, और वो जो ट्रांसमिशन है वो कम होगा, तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। जी, और रुक करते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, जहां से संगम कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ। जी संगम कुमार जी, नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी और साथ साथ डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी, आपके पीछे थोड़ा शोर है, अपना सवाल पूछिए, थोड़ा सा अलग हट जाइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये 24 घंटे
रात दिन ड्यूटी करके टीका लगवाए सर सबको 100 करोड़। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जी बिल्कुल, हम भी इसका आभार व्यक्त करते हैं। और आपने टीका लगवाया कि नहीं? जी, मैं दोनों टीका लगवा लिया हूँ और साथ साथ मैं सबको जागरूक कर रहा हूँ टीका लगवाने के। करीबन मेरे समझ से 200-250 लोगों को मैं जागरूक कर दिया हूँ जो टीका ले। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर रूपाली, ये तो सबको जागरूक कर रहे हैं और खुद भी लगवा चुके हैं वैक्सीन। जी बिल्कुल, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप जैसे लोगों को जिनकी वजह से ये इतना बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम हमारे देश में संभव हो पाया है और उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। इस समय हमारी कंट्री में जो इतने कम कोविड केसेस है उसमें एक कारण यही है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से यही है कि हम लोग इतनी अच्छे उससे वैक्सीनेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन को ले रहे हैं। जी, और संगम कुमार जी क्या जानना चाहते हैं आज? जैसे कि मेरा इस समय डॉक्टर से 2 सवाल हैं। जी, पहला सवाल ये है कि इससे जो महिलाएं इस समय गर्भ अवस्था में हैं जी, उनके क्या टीका ये लगवा सकती हैं और टीका? और दूसरा सवाल ये है कि कोविड का तीसरा लहर जो आ रहा है जी, तो इसे क्या अपने मतलब इससे क्या तैयारी है सरकार को? हम इससे कैसे बच सकते हैं? क्या इसके लिए भी कोई वैक्सीन आने वाली है क्या? जी बिल्कुल। तो एक तो डॉक्टर रूपाली इन्होंने पूछा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी बिल्कुल लगवा सकती हैं। देखिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन सेफ है। और इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने पूछा कि क्या जो नए नए वेरिएंट्स आएंगे उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे नहीं होंगे, तो देखिए प्रिकॉशंस सेम है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को धोते रहना, घर से बाहर कम से कम निकलना, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना, यही सिमिलर चीजें हैं जो आपको हमेशा हर समय पे फॉलो करनी है। जी बिल्कुल। और दूसरा इनका सवाल था कि तीसरी लहर से बचने के लिए क्या कोई अलग से वैक्सीन आ रही है या जो कर रहे हैं उसी से बच पाएंगे? देखिए, जो सेम ये जो वैक्सीन है, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की है, देखिए ये वैक्सीन ऑलरेडी एफिकेशियस है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हर लहर के आने से पहले हम नई वैक्सीन निजात कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या अगला वेरिएंट आने वाला है। और अगर वेरिएंट का पता भी चल जाएगा तो उसके रहते कितना जल्दी हम नई वैक्सीन बना पाएंगे वो थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं फ्लू के लिए हम हर साल नई वैक्सीन लगाते हैं, पर उस इन्फेक्शन को हम काफी समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ समय बाद कोरोना में भी ऐसा होगा कि हर साल या हर जो आपकी एक्सपेक्टेड वेव होगी उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी नई वैक्सीन है वो दी जाए। बट अभी इस चीज के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी फिलहाल जो वैक्सीन उपलब्ध हैं आप उन्हीं को लगवाएं और वही आपको बचाएंगी। जी, और डॉक्टर रूपाली आपका डायबिटीज मैनेजमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है और जैसा कि जाड़े का दिन आ रहा है और ऐसे में खान पान भी काफी अच्छा हो जाता है और थोड़ा शादियों का भी मौसम है, तो थोड़ा सा कभी ऐसे में जो क्या आप ऐसा ट्रेंड देखते हैं कि थोड़ा सा शुगर लेवल अप मिलता है आपको ऐसे मौसम में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। हाँ जी, मैंने अपने कितने घर वालों के रिपोर्ट्स देखे हैं जिनके शुगर बढ़े हुए थे। तो ये बहुत जरूरी है। एंड अभी जैसा कि दिवाली का सीजन गया है, ऑलरेडी एक फेस्टिव सीजन गया है, अब शादियों का सीजन है, ठंड का मौसम है, जिस समय हम ज्यादा कोशिश करते हैं थोड़ा फैटी चीजें या थोड़ा मीठा खाने की। तो फिर भी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना कम से कम हो सके आप मीठा या कार्बोहाइड्रेट या फिर जो फैट है वो कम से कम लें। देखिए, हम सभी जानते हैं आजकल हम सब एक सेडेंट्री लाइफ को फॉलो कर रहे हैं और खास तौर से जब से कोविड आया है हम सब ज्यादातर समय अपने घरों के अंदर बिता रहे हैं। तो एक जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी लिमिटेड है और ऐसे में अगर हम मीठा खाएंगे या हम तला भुना खाएंगे या बहुत ज्यादा फैट खाएंगे और या प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और ये जो शुगर का जो बढ़ना है ये बहुत हानिकारक है। शुगर बढ़ने के कारण आपके शरीर का हर अंग उससे अफेक्टेड होता है, वो आंख हो, ब्रेन हो, हाथ हो, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको आंखें खराब हो सकती हैं, आपको लकवा हो सकता है और आपको बहुत सी अन्य चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि कम से कम खान पान करें और अच्छी चीजें, न्यूट्रिशियस चीजें खाएं, रॉ चीजें खाएं, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। जी, और रुक करते हैं झारखंड का, जहां से श्यामू महतो जी जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी महतो जी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है?
जी नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जमशेदपुर झारखंड से श्यामो महतो बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब को पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी मेरा धन्यवाद। सवाल है जी मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल कि कोरोना जो है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है कि बुजुर्ग को? जी। और दूसरा सवाल कि कोरोना वायरस में को लेकर के जो हमारे भारतीय टीम की या अन्य टीम के खिलाड़ी बायो बबल में रहते हैं, तो ये बायो बबल क्या होती है कृपया बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल। पहले इनका दूसरा सवाल लेते हैं। जो इन्होंने बायो बबल की बात करते हैं, जब भी हम कोई मैच देखते हैं और इस तरह की बात होती है तो बायो बबल्स हमेशा से एक टर्म है। डॉक्टर रूपाली आपसे जानना चाहेंगे बायो बबल्स क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, बायो बबल एक होस्टिंग अरेंजमेंट है। जैसे खासतौर पे जब हम लोग क्रिकेट या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उस समय में एक इस तरह का आपका एक सेंट्रलाइज एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे कि स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। बेसिकली ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकने के लिए होता है। तो बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस चीज का क्या यूज है वो कहना बहुत मुश्किल है ना। देखिए, अब ऐसा नहीं है हर जगह बायो बबल जैसी चीज आप अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। आप क्रिकेट के समय पे ठीक है, आपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप ये चीज बायो बबल वगैरह आप वो कराते हैं, बट एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए ये चीज कितनी उपयोगी है ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर अपने आप को एक दायरे में बांध कर रखना कि जब आप बाहरी व्यक्तियों से नहीं मिल सकते हैं और उस एक पर्टिकुलर एरिना में ही रहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि मैचेस के दौरान खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक अपने लोगों से दूर रहते हैं, किसी से मिल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी बायो बबल जो है वो कोरोना काल में एक बड़ा शब्द है जो इजाद हुआ और उसके बाद इस तरीके से लोगों को करना पड़ा। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या बुजुर्गों और बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, पर खासतौर से बच्चों में जो देखा गया था वो ये था कि उनको वो एक कैरियर के रूप में ज्यादा उनको देखा गया था, क्योंकि उनको दे कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। उनको इन्फेक्शन मिलता है, वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं, बट उनको खुद को डिजीज मैनिफेस्टेशन कम होती है। बच्चों में ऐसा था, बट जो एल्डरली लोग हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें इन्फेक्शन ट्रांसमिशन भी था और उनमें इन्फेक्शन देखा भी गया था, और बल्कि मोर्टेलिटी और सिवियरिटी भी उसमें ज्यादा थी। तो हमें ये दोनों ही एज ग्रुप को बचा के रखना है, क्योंकि बच्चे अगर खुद को डिजीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तब भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और एल्डरली में अगर होता है तो वो उनके लिए काफी खतरनाक है। उनकी मोर्टेलिटी सिवियरिटी काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल। और शायद इसीलिए बच्चों को सुपर स्प्रेडर बोलते हैं कि बहुत तेजी से संक्रमण फैला सकते हैं। और रुक करते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, जहाँ से सतीश कुमार जी जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। और मेरा सवाल इस समय लगभग 3 सवाल हैं। जी बताइए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को कि जिन्होंने रातों दिन ड्यूटी करके और 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पूरा किया। और मैं भी वैक्सीन लगवा चुका हूँ। करीबन 500 लोगों को, मेरे जैसे गांव में बड़े गांव है, करीबन 500 इसमें लोग हैं, वो सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने पूरे गांव को वैक्सीनेट कर दिया है। और मेरे ख्याल में डॉक्टर रूपाली ये अपने आप में एक वैक्सीन के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जैसे कि हम सब स्टूडेंट हैं, काफी करीबन 50-60 लोग हैं गांव के अंदर। तो सर हम लोग स्कूल चालू हो चुकी हैं और कॉलेज। तो ये जो नई कोविड का वेरिएंट आने वाले हैं तो इससे हम लोग कैसे बचाव कर पाएंगे, पहला सवाल मेरा ये है जी। और दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चों की वैक्सीन है हमारे वहाँ कब तक उपलब्ध हो जाएगी, और बच्चों की जो वैक्सीन का ये जो कितने प्रतिशत तक प्रभावित माना गया है जो बना है वैक्सीन का। जी जी।
और मेरा लास्ट सवाल ये है कि क्या महिलाएं जो हैं जैसे गर्भावस्था में हो चुकी हैं, जैसे उनके 3 महीने या 4 बच्चे हुए हैं, तो वो भी टीका लगवा सकते? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रूपाली, आपने इनके 2 सवालों का जवाब तो पहले ही दे दिया है कि जो नए वेरिएंट से हमको कैसे बचाना है, हमारे लिसनर्स ने सुन भी लिया है और गर्भवती महिलाओं को लेकर भी आपने जो शंका है वो दूर कर दी है। अब इन्होंने पूछा है कि बच्चों की वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसा हम जानते हैं जो बच्चों की वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी जो उसका ट्रायल है वो ऑनगोइंग है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं, पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद अक्टूबर नवंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, बट क्योंकि हमें एक सफिशिएंट डेटा चाहिए एक ये रिकमेंडेशन देने के लिए, तो कुछ समय और लगेगा, बट फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। बस तब तक के लिए आप प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। खास तौर पर जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस को अप्रोप्रिएटली फॉलो करें। तो ये हमें बच्चों को समझाना होगा और वैक्सीन का कुछ समय के लिए और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी। और डॉक्टर रूपाली, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि HbA1c टेस्ट क्या है और इसे कब कब कराना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए HbA1c जो टेस्ट है वो आपको पिछले 3 महीने की शुगर का अंदाजा देता है। जैसे कि अगर आप ब्लड शुगर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पीपी करते हैं, वो केवल उस समय के आपके ब्लड शुगर लेवल्स को आपको बताता है। और जो HbA1c है वो आपको ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन टेस्ट हम करते हैं वो आपको पिछले लगभग 3 महीने के का शुगर कंट्रोल कैसा था एक उसका अंदाजा देता है। तो नॉर्मल व्यक्ति में ये 6.5 से कम होना चाहिए। अगर 5.7 से 6.5 तक है तो वो बॉर्डर लाइन माना जाता है। 6.5 से अगर ऊपर है तो उसको डायबिटिक की श्रेणी में रखा जाता है। और जो डायबिटिक्स ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं उनको हम टारगेट करते हैं कि HbA1c 7 से कम रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का कट ऑफ हमें सबको याद रखना है। आप कंट्रोल्ड हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, डायबिटिक है नहीं, तो 7 से नीचे ही हर समय पर आपका HbA1c रहना चाहिए। जी। और अलवर से सुरेश जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से। सुरेश जी नमस्कार। हेलो सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेश जी से हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रूपाली, हम लोग बात कर रहे थे शुगर लेवल की और आपने बताया कि जिस तरह से जो HbA1c टेस्ट है 3 महीने की शुगर लेवल को बताता है और इसकी वैल्यू भी 7 से कम रखनी है। और कई बार क्या होता है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं या अगर इस समय कोई व्यक्ति बॉर्डर लाइन पे है तो उसे कितने दिनों में ये टेस्ट कराने चाहिए? ये 3 महीने, देखिए आइडियली ये टेस्ट हर 3 महीने पे ही रिपीट होना चाहिए क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो RBC जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है। उनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है, लगभग 3 महीने का। तो इसलिए हम उतना टाइम स्पैन मान के चलते हैं 3 से 4 महीने। उससे पहले आपको ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो आप 3 महीने के अंतराल पर ही ये टेस्ट कराएं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जी। और समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रूपाली, आप एक शॉर्ट में क्या बताएंगी अपने हमारे लिसनर्स को एक टिप? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सर्दी का समय है, पॉल्यूशन का समय है और नए नए वेरिएंट्स के आने का दस्तक है, तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है, सतर्क रहना है, सजग रहना है और अपनी प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहना है। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के बिल्कुल वैक्सीन जरूर लेना है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू, बाय बाय। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।